हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक तरफ हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहे हैं। पिछले कई दिनों से वहां हमें रैली देखने को मिल रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स और दूसरे एसेट क्लासेस की बात करें तो वहां पर क्रैश की बातें हो रही हैं और लगभग सभी एसेट क्लासेस में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली पिछले कई दिनों में। तो आज हर कोई रिस्क और क्रैश की बातें क्यों कर रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो भले ही हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहे हैं और कल के वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मार्केट की जो इंटरनल्स हैं वो इस ट्रेंड या रैली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक तरीके का वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में जाएं और किसी भी एसेट क्लासेस में जाएं तो वहाँ पर आपको अलग पिक्चर देखने को मिलेगी। अगर आप देखिए, बिटकॉइन 1.24 लाख डॉलर से घट के $91,700 आ गया। 28% का फॉल हमें देखने को मिला। ऑफ कोर्स उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। गोल्ड भी अभी रीसेंट हाई से 10% का फॉल हमें देखने को मिला। सिल्वर भी रीसेंट हाई से 18% गिरा, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। नैस्डैक में 6% का फॉल हमें देखने को मिला और निकेई जो जापान के मार्केट से वहां भी हमें फॉल देखने को मिला। यूएस के टेक स्टॉक्स को भी अगर आप देखेंगे वहां पर भी 10-10, 12-12% स्टॉक्स गिरे। तो आखिर ये बाजार में हो क्या रहा है? ये सारे एसेट क्लासेस एक साथ रैली किए, लगभग सभी ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पहुंचे और उसके बाद एक साथ वहां पर गिरावट भी हमें देखने को मिली। तो हो क्या रहा है ग्लोबल मार्केट्स में और ये किस तरफ इशारा कर रहा है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा और सभी एसेट क्लासेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं, ट्रंप ने रिसेंटली ही ये कहा है कि यूएस का जो डेट है जो कि ऑल टाइम हाई लेवल पर है, करीब 38 ट्रिलियन डॉलर्स। तो उन्होंने ये कहा है कि शायद ये सारा डेट क्रिप्टो से पे हो जाएगा। ऐसा उन्होंने हंसते हंसते कहा। काफ़ी लोग ने कहा कि ये मजाक में कहा गया है, लेकिन हम जानते हैं कि ट्रंप क्रिप्टोज को लेकर कितना सीरियस हैं और क्यों वो लगातार क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं और क्या है इसके साथ कनेक्शन, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 38 ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेट था वो कैसे पैदा हुआ? क्योंकि यूएस ट्रेजरीज रिलीज करता है, वहाँ के देश के लोग और दुनिया भर के गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस यूएस ट्रेजरीज को खरीदते हैं क्योंकि इसे दुनिया का सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है और इसके बदले में यूएस गवर्नमेंट सूद देती है। सूद कैसे देती है? क्योंकि वो यूएस डॉलर को प्रिंट करती है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितना चाहे डॉलर प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अब वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि अगर वो और भी ज़्यादा डॉलर प्रिंट करेंगे तो वहां पर महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी और वहां पर इसकी वजह से बैंकों का कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए ट्रंप ने एक जीनियस आइडिया लगाया और जीनियस एक्ट भी लेकर आए हैं और उसी के बारे में उन्होंने इशारा किया कि हमारा सारा डेट जो है क्रिप्टो पे कर सकता है। तो कैसे कर सकता है और क्या है उसका वर्ल्ड मार्केट के साथ कनेक्शन? देखिए, ये 38 ट्रिलियन डॉलर्स के का जो यूएस ट्रेजरी है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, इसको रिपे करने के लिए उन्हें और यूएस ट्रेजरीज इशू करने पड़ेंगी। लेकिन अगर जो नए यूएस ट्रेजरीज वो इशू करेंगे तो दो प्रॉब्लम्स है। पहला कि उसका इंटरेस्ट देने के लिए और नोट छापने पड़ेंगे, वो तो सिचुएशन को और ख़राब कर देगा। और दूसरा कि कौन यूएस ट्रेजरीज आज के दौर में खरीदेगा, जबकि ऐसे कई मार्केट्स हैं जो 10-10, 11-11, 20-20% के रिटर्न्स दे रहे हैं। तो कोई क्यों यूएस ट्रेजरीज में इतना सारा पैसा लगाएगा? तो इसके लिए ट्रंप एक जीनियस आइडिया लेकर आए हैं और उन्होंने यूएस ट्रेजरी के बदले क्रिप्टो देने की बात की है। यानी कि आप क्रिप्टो से यूएस ट्रेजरीज को खरीद भी सकते हैं और
यूएस ट्रेजरीज के जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो क्रिप्टो से भी पे किया जाता है। ऐसे में क्या होगा कि उन्हें यूएस डॉलर्स को पे नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे आज तक वो यूएस डॉलर को यूं छापते आए थे, जब जितना मन हुआ छाप लिया, अब क्रिप्टो भी उसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्रिप्टो की खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती है। उसकी वैल्यू इस पर ही डिसाइड होती है कि अगला किस प्राइस पर देना चाहे। अब अगर क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ेगी तो उन्हें कम क्रिप्टो पे करने पड़ेंगे, तो जितना ज़्यादा क्रिप्टो की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा और क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यूएस अगर उसको एक लीगल स्टेटस दे देता है और दुनिया भर में उसका इस्तेमाल होने लगता है, तो उसकी वैल्यू तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो बहुत आसानी से वो अपने यूएस डेट को चुका सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि कोई यूएस ट्रेजरी क्यों खरीदेगा जब 20-20, 25-25% कई मार्केट्स चढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यूएस ट्रेजरी क्यों खरीदेगा जहाँ पर 3-3.5% की रिटर्न मिलती है। तो उसका भी एक सोल्यूशन ट्रम्प के पास है, और वो सोल्यूशन ये है कि अगर वर्ल्ड मार्केट क्रैश करते हैं बुरी तरीके से, तो स्टॉक मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाएगा। यूएस ट्रेजरीज में भले ही 3.5% रिटर्न मिले, लोग उसमें पैसा लगाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे का और कैपिटल का डिस्ट्रक्शन होगा। तो इस तरीके की लोग बातें कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन पर मार्केट्स जा रहे हैं, और ये जो सभी एसेट क्लासेस में हमें रैली देखने को मिल रही है, ये लास्ट लेग ऑफ रैली है, और इसके बाद हमें बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएसए का जो करेंसी, उसका डॉलर इस वक्त और उसकी इकोनॉमी इस वक्त स्टेक पे है। अब यूएस क्रैश की एक और जो वजह बताई जा रही है वो एआई स्टॉक्स के बारे में, और एनवीडिया उसका लीडर है। कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो कुछ दिन शायद ये रैली और चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बबल आ गया है। उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन कई लोग, जिसमें से एक जो काफ़ी सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं, जो ट्रेडर माइकल बरी, उन्होंने कहा है कि ये रिजल्ट सही पिक्चर पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं और ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। ऐसी खबरें भी आई कि उनकी उसमें शॉर्ट पोजीशंस हैं, और कई बड़े इन्वेस्टर्स ने रिजल्ट आने से पहले उसमें अपनी पोजीशंस को लाइट किया है। हम जानते हैं कि एआई के स्टॉक्स जो हैं पूरे यूएस मार्केट की ज़्यादातर वैल्यू को होल्ड करते हैं, तो अगर वहाँ पर किसी तरीके का बड़ा फॉल आएगा तो ये क्रैश के रास्ते को और आसान कर देगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जापान की, जिसके आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जापान में पिछले कई सालों से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट थे या जीरो इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। पिछले साल वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया, और अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ा फॉल आया था। उसका कारण था कि जापानीज येन कैरी ट्रेड, यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं जापान में, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वहाँ पर वो येन में लोन लेते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे एसेट क्लासेस या मार्केट्स में लगाते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा रिटर्न कमा सके। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको 0% पर बैंक इंटरेस्ट देगा, तो आप जितना चाहे उतना पैसा बैंक से लेकर स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, और हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा तो उस स्टॉक में मार्केट में ज़्यादा रैली भी हमें देखने को मिलेगी। तो यही फिलॉसफी जापानीज येन कैरी ट्रेड के साथ लागू होती है। तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के इंडिकेशंस हमें दिख रहे थे, लेकिन आज सिचुएशन जो बन गई है वहाँ पे कि वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स, 40 इयर्स के जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुँच गए हैं, और यही सिचुएशन 20 ईयर और 30 इयर्स के बॉन्ड में हमें देखने को मिल रही है। तो इतना जो ज़्यादा बॉन्ड यील्ड है ये क्यों हुआ और क्या इसका इम्पैक्ट होगा? तो अगर देखें तो जापान के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो 40 इयर्स के बॉन्ड यील्ड है वो करीब 3.7% के आसपास पहुंच गए, यानी कि इंटरेस्ट रेट का एक्चुअली इतना कम से कम होना चाहिए। और इसकी वजह क्या है कि वहां पर 100
बिलियन डॉलर्स का स्टिमुलस अनाउंस किया गया है। और यूजुअली जो इकोनॉमिक्स कहती है कि जब भी स्टिमुलस दिया जाता है तो वहाँ के इकोनॉमी में ग्रोथ होती है और जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड में फॉल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स देखने को मिल रहा है कि उन्होंने स्टिमुलस दिया और बॉन्ड यील्ड यहाँ पे से ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुँच गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये मानते हैं कि इस स्टिमुलस से जितना फायदा होगा उससे ज़्यादा का नुकसान होगा। यानी कि आपका गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा और उनके कर्जे भी बढ़ जाएंगे। जापान का जो जीडीपी टू डेट का रेशियो है वो 250% पहुंच गया। यानी कि जितना उनका जीडीपी है उसका 2.5 गुना उनके कर्जे बढ़ गए और जितना भी वो टैक्स कलेक्शन करते हैं उसका 23% वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन करिए, जितना सरकार टैक्स कमा रही है उसका 1/4 आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए दे रहे हैं। और अगर इसी तरीके से आप कर्जा बढ़ाते जाएंगे तो वो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से एक डिस्ट्रस्ट हो गया है कि आप जो स्टिमुलस दे रहे हैं वो हमारे जापान के इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पहुंच गए। और जिस दिन ये स्टिमुलस अनाउंस हुआ उसी दिन करीब 6.5 बेसिस पॉइंट का बॉन्ड यील्ड बढ़ा। क्लियर वर्डिक्ट था कि मार्केट को ये स्टिमुलस पसंद नहीं आया। अब इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में क्या है? तो जो जापानीज येन का कैरी ट्रेड हुआ करता था वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पर बढ़ गए हैं। तो वहाँ पे आप सस्ता कर्जा नहीं ले पाएंगे और सस्ता कर्जा नहीं ले पाएंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती थी जापानीज येन ट्रेड से उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और वही इस वक्त मार्केट पे होता हुआ हमें दिख रहा है और ये सभी एसेट क्लासेस को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए आप देखिए सभी एसेट क्लासेस गिर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जापानीज येन ट्रेड का कैरी ट्रेड का साइज कितना बड़ा है। तो इसका साइज अगर आप देखें तो 20 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हाँ मैं ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 20 ट्रिलियन डॉलर्स की। इतनी लिक्विडिटी का इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ये इसी तरीके से बढ़ते गए बॉन्ड यील्ड तो ये सारी लिक्विडिटी मार्केट से हट जाएगी। और ये सारा लिक्विडिटी जो आप देख रहे हैं ये सभी एसेट क्लासेस में लगे हुए हैं, डिप्लॉयड हैं। और एक स्टडी के अनुसार ये जो जापानीज येन का कैरी ट्रेड है इसका डायरेक्ट कोरिलेशन S&P 500 से है और इमर्जिंग मार्केट से भी है और इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी से भी है। तो इसका इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो एज पर द स्टडी करीब 30 to 33 डेज के बाद ही देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या ये जो रैली हमें मार्केट में देखने को मिल रही है हमारे मार्केट्स में, क्या ये लास्ट लेग ऑफ रैली है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये जो हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं उनके इम्पैक्ट से बचना बहुत मुश्किल है। अब आइए गोल्ड की भी बात कर लेते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि अभी पिछले दिनों गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लेवल पर को टच किया, करीब 4350 के लेवल को टच किया जो कि गिरकर 4116 यानी कि 10% का फॉल हमें देखने को मिला। अभी भी अगर आप देखें तो 55% ईयर टिल डेट इट इज अप। और अगर पिछले साल से अगर हम देखें मार्च 2024 से अगर हम कंपेयर करें तो ये डबल हो गया है। ये काफ़ी अननेचुरल सा है क्योंकि गोल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब भी मार्केट में क्रैश होता है, स्टॉक मार्केट गिरते हैं तभी गोल्ड बढ़ता है। हमने देखा जब 2000 का क्रैश हुआ था गोल्ड में हमें रैली देखने को मिली थी, 2008 का क्रैश हुआ था तो गोल्ड में हमें रैली देखने को मिली थी। लेकिन इस बार काफ़ी अननेचुरल सी बात है कि गोल्ड और मार्केट्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं। और इसके पीछे जो लॉजिक दिया जाता है वो ये है कि दुनिया भर में फियर है स्टॉक मार्केट क्रैश का, AI इज अ बबल, जिसकी वजह से लोग पैसे को गोल्ड में ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हर एसेट क्लास में हमें रैली देखने को मिली पिछले कुछ महीनों में। तो ये कहना मुश्किल है कि वहां से पैसा निकलकर
यहां आ रहा है, क्योंकि वहां पर फिर हमें फॉल देखने को मिलता। दूसरी थ्योरी ये दी जा रही है कि सेंट्रल बैंक्स बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये दोनों का कोई अगर देखें तो कोई खास एविडेंस मार्केट में डेटा में अवेलेबल नहीं है। ये बात सही है कि सेंट्रल बैंक्स की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन होल्डिंग बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि उस अनुपात में उन्होंने गोल्ड को खरीदा है। होल्डिंग की वैल्यू इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि गोल्ड का प्राइस भी बढ़ा है। देखिए, गोल्ड का प्राइस पिछले साल से अगर हम मार्च से देखें दुगने हो गए, तो ऑब्वियसली उनकी होल्डिंग की वैल्यू भी दुगनी हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल बैंक्स ने उस रफ्तार से गोल्ड को खरीदा है। ये बात सही है कि चाइना ने गोल्ड खरीदा है, इंडिया ने गोल्ड खरीदा है, और लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते रहते हैं। लेकिन ये रैली सेंट्रल बैंक्स के बाइंग की वजह से हुई है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो ये जो गोल्ड में हमें रैली देखने को मिली पिछले कई महीनों में, तो क्या वो एक नेचुरल रैली थी और डिमांड बेस्ड थी, या ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन था? दोस्तों, मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूं और आप डिसाइड करिए कि ये सेंट्रल बैंक्स की रैली थी या फिर स्पेकुलेटिव रैली थी। अगर आप गोल्ड फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वहां इस वक्त जो लॉन्ग पोजीशंस है वो करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की बनी हुई है। ये नंबर देखकर आपको बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है 620 टन्स ऑफ गोल्ड। तो 620 टन गोल्ड की स्पेकुलेटिव पोजीशन बनी हुई है। क्लियरली ये ट्रेडर्स ने इसकी वैल्यू को बढ़ाया होगा, और ये छोटा मोटा ट्रेडर तो कर नहीं सकता है। ये वही ट्रेडर लोग हैं जो जापानीज येन में लगाते हैं और दूसरे बड़े बड़े एसेट क्लासेस में लगाते हैं। तो ये डेटा ये बता रहा है कि ये जो इतनी रैली हुई है ये स्पेकुलेटिव रैली है। और ये जो 10% का फॉल हमें देखने को मिला, ये फॉल क्यों देखने को मिला? क्योंकि ETFs ने सेलिंग की। ETFs ने जो सेलिंग की है उसको अगर आप गोल्ड में कन्वर्ट करें तो करीब 100 टन्स की उन्होंने सेलिंग की है। 100 टन के सेलिंग में गोल्ड का प्राइस 10% गिर गया। इमेजिन करिए, अगर जापानीज कैरी ट्रेड रिवर्स होता है, यानी कि जो जापान से पैसा उठाकर गोल्ड में लगाया गया और उसको गोल्ड के प्राइस को जैकअप किया गया, अगर वो रिवर्स होता है क्योंकि उन्होंने जापान में लोन लिया है, वहां पर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए तो ये पैसा उन्हें निकालकर वहां पे वापस देना पड़ेगा। जब यहां पर सेलिंग करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, आप खुद सोच के देखिए। और यही कारण है कि बिटकॉइन में जो इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, क्योंकि वहां पर भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो जापान से उन्होंने पैसा उठाया था उसे रिवर्स कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सभी एसेट क्लासेस एक साथ ऊपर जा रहे हैं और सभी एसेट क्लासेस एक साथ नीचे जा रहे हैं। बेशक हमारा निफ्टी नॉन कोरिलेटेड दिख रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि कब तक ऐसा चलेगा और कब तक हम वर्ल्ड मार्केट को इग्नोर करके ऊपर जाते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस वक्त बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ ये सब क्यों शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको डराऊं। मेरा ये सब शेयर करने का पर्पस ये है कि हमें भावनाओं पे नहीं बहना है। हमें मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लगाना है कि देखो देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। हमें स्टॉक के बेसिस पर, उसके ग्रोथ, उसके रिस्क के बेसिस पर ही हमें पैसा लगाना है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको डरा के मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और यकीन मानिए, मैंने उन लोगों को देखा है जो पिछले साल ऑल टाइम हाई पर, जिन्होंने बड़े मात्रा में स्टॉक्स को खरीदा, एक्यूमुलेट किया, उनके पोर्टफोलियो की क्या आज हालत है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। मार्केट बेशक चढ़ के ऊपर वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन उनके पोर्टफोलियो नहीं पहुँचे। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आपको मैं सही रास्ता दिखा सकूं और सावधान कर सकूं। अब भाई दोस्तों, आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आज का मार्केट अगर हम निफ्टी के लेवल्स को देखें तो अच्छा रहा। 26,000 के लेवल को उसने सस्टेन किया और काफ़ी ऊपर जाता हुआ भी हमें दिखा। तो अगर हम सेंटिमेंट ट्रैकर्स की बात करें तो बेशक आज निफ्टी ऊपर गया है, लेकिन थोड़ा हमारा जो बुलिश इंडिकेटर है थोड़ा कम होता हुआ दिखा है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर गया लेकिन उसका जो सपोर्टिंग डेटा है वो उस तरीके से उसने उसको सपोर्ट
नहीं किया। अभी भी निफ्टी मॉडरेटली बुलिश जोन पे भी है, निफ्टी में मोमेंटम भी मिसिंग है, तो ये शॉर्ट करने का मार्केट तो नहीं है। लेकिन जो इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं, सेंटिमेंट ट्रैकर हमें ये बता रहा है कि बुलिशनेस में ड्रॉप हुआ है। कल कितना होगा, इसके लिए आइए डेटा की तरफ हम चलते हैं। तो अगर हम आज का डेटा देखें तो 28 नवंबर है और जैसा कि मैंने कहा हम 26,200 लेवल के आसपास घूम रहे हैं। 140 पॉइंट्स के करीब आज अप रहा। कल भी हमें मार्केट्स में अप देखने को मिला था, करीब इतना ही गेन हमें देखने को मिला था। और वॉलेटिलिटी की पिक्चर अगर हम देखें तो अगर हम कॉल आईवी की वॉलेटिलिटी की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। लेकिन जो चीज़ वरिंग है वो है विक्स। विक्स एक बार फिर 12% के ऊपर न सिर्फ पहुंचा बल्कि सस्टेन भी हो रहा है। तो ये आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स के इवेंट्स को ट्रैक कर रहा है। पीसीआर एक बार फिर काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच गया 1.44। और हम जानते हैं दोस्तों, जब भी यहाँ तक पहुंचता है उसके बाद पीसीआर में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरीके का ये टॉप होता है पीसीआर का। और जो सबसे वरिंग बात है जिसके बारे में मैं पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं कि जो निफ्टी फ्यूचर का ओआई है उसमें लगातार कटौती हो रही है। आज के दिन भी कटौती हुई, लेकिन नेक्स्ट मंथ में ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, यानी कि बड़ा खेला ऐसा लगता है नेक्स्ट मंथ में होगा। और जो फ्यूचर्स का अगर हम प्रीमियम देखें तो आज उसमें राइज भी देखने को मिला। और टर्नओवर अगर हम देखें तो बिलो एवरेज था। आज रैली तो काफ़ी अच्छी हुई लेकिन टर्नओवर बिलो एवरेज रहा। एडवांस डिक्लाइन वंस अगेन पैथेटिक, जो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये रैली को ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का खींचा जा रहा है। एक तो इसमें मोमेंटम मिसिंग है और दूसरा एडवांस डिक्लाइन पैथेटिक है। आप ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहे हैं, आपका एडवांस डिक्लाइन इससे बेटर होना चाहिए। इसलिए लोग आके कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मार्केट तो ऊपर जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर गोइंग डाउन। कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बीएससी में 1/3 स्टॉक्स ही सिर्फ अप हैं और 2/3 स्टॉक्स डाउन है। इसलिए इस रैली का इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो वो भी लगभग वहाँ पर मेंटेन वो कर रहे हैं। कल के दिन मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला। तो ये आज का डेटा को मैं कैसे क्लासिफाई करूं, तो ये मिक्स्ड बैग है। ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस दिख रही है, फ्यूचर्स मार्केट में बेरिशनेस दिख रही है। हम जानते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में रिटेल ज़्यादा एक्टिव होता है, फ्यूचर मार्केट में इंस्टीट्यूशन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो रिटेल बुलिश है, ऑब्वियस है, और इंस्टीट्यूशन ऐसा लगता है कि बेरिश है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, तो इसमें हमारे व्यू में कोई चेंज नहीं है। ये नो पोजीशन डेटा है, अभी भी हम कोई पोजीशन लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि मार्केट की रैली में और डेटा में हमें जो है कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इन सिंक डेटा और मार्केट का बिहेवियर नहीं लग रहा है, इसलिए नो पोजीशन से निफ्टी, और अगर पोजीशंस बनानी है तो निफ्टी के बाहर हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं, क्या मार्केट में आने वाले दिनों में क्रैश होगा, बड़ी गिरावट होगी, आपका क्या व्यू है? और अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो भी बताइए, डिसएग्री करते हैं तो ज़रूर बताइए कि क्यों डिसएग्री करते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।